नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन की और संसद की बधाई की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि सोमवार को संसद के दोनों सदनों ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल के प्रदर्शन की सराहना की। यह मुद्दा भारत के लिए इसलिए भी गर्व और हर्ष का विषय है क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण वर्ष 2030 में भारत में गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने सदन में राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की बढ़ती क्षमता और मजबूती दिखाई दे रही है। मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और हम इन खेलों के इतिहास के सबसे बेहतरीन आयोजनों में से एक को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जाहिर है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन और वर्ष 2030 में भारत में गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की भारत को मिली मेजबानी एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मुद्दा आपका में राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी जी हमारे साथ स्टूडियो में। हिमांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी थे। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, यह मुद्दा संसद से जुड़ा है क्योंकि संसद ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि यह उपलब्धि देश को गौरवान्वित करने वाली है। आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा। माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री अस्मिता डे, श्री हर्ष सिंह, सुश्री प्रीति पवार, सुश्री जैस्मिन लेम्बोरिया, सुश्री साक्षी चौधरी, सुश्री प्रिया गांगस, सुश्री अरुणोदति चौधरी। अरुणोदति चौधरी मेरे कोटा शहर की बेटी है। श्री सचिन सिवाच, श्री अंकुश पंगाल व पैरा एथलेटिक श्री सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता है। श्री नीरज चोपड़ा, श्री प्रवीण चित्रवेल, सुश्री यामिनी मौर्य, सुश्री जदुमणि सिंह, सुश्री लवलीना बोर गोयन, श्री नरेंद्र बेरवाल, पैरा एथलेटिक श्री शुभम जुआल ने रजत पदक जीता है। श्री तेजस्वी शंकर, श्री यशवीर सिंह, श्री सेल्वा प्रभु, सुश्री उन्नति शर्मा एवं श्री गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। इन खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण भारत में अहमदाबाद में वर्ष 2030 में आयोजित किया जाएगा। कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है।
23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन ने देश को गर्व से भर दिया है। आइए सुनते हैं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने क्या कहा। Honorable members, the House joins me in congratulating the Indian contingent on its outstanding performance at the just concluded Commonwealth Games and the Commonwealth Para Games held at Glasgow in Scotland, United Kingdom. India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall, comprising 13 gold, 17 silver and 9 bronze medals. Our para-athletes scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games with 7 medals, including 3 gold, 2 silver and 2 bronze medals. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons. On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance. The House wishes our sportspersons continued success to bring even greater glory to Bharat in the years ahead. जाहिर सी बात है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए और अहमदाबाद में 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के संदर्भ में संसद से जो संदेश निकला है वो जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की जब उपलब्धि होती है, देश के खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीतते हैं देश के लिए, तो पूरे देश को गर्व होता है। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जी ने आज वही संदेश सदन से दिया। डॉक्टर हेमांग जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि संसद से जब हम किसी उपलब्धि की सराहना करते हैं, संदेश देते हैं, तो उसके पीछे एक भाव राष्ट्रीयता का होता है, देश के गर्व का होता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? यह एक हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत ही गर्व की घड़ी है कि हमारे सभी रमतवीरों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जिस प्रकार से 39 मेडल्स में से मैं बता सकता हूं कि 60% मेडल तो हमारी नारी शक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है। और इस जो मेडल का टैली है वह आज तो हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी और हमारे राज्यसभा के सभापति महोदय श्री ने सबको बधाई तो दी है, परंतु आपको याद हो तो रोज जब भी कोई मेडल भारत को मिलता था, संसद की प्रक्रिया के हर दिन उसकी चर्चा और उसकी बधाई पूरे देश के तरफ से हमारे बेटे बेटियों को दी जाती थी। तो एक बहुत ही अच्छी परंपरा है और इससे हमारे देश के युवा प्रेरित भी होते हैं और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ही इससे उत्साहित होते हैं। मैं मानता हूं कि यह जो पूरी जीत की प्रक्रिया है, जो पदक मिले हैं वो तो एक चमक है, परंतु उनकी जो सालों की जो मेहनत है, उनका परिश्रम है, उसका यह परिणाम है। और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जिस प्रकार से भारत, अगर हम मेडल टैली की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले भी कई खेलों में हमने ज्यादा मेडल्स प्राप्त किए हैं जी। तो इससे हमारे खेलों का भी विकास किस प्रकार से हुआ है, खेलो भारत के माध्यम से ग्रास रूट से कैसे हमारे खिलाड़ी सभी युवा बाहर आ रहे हैं, इसका भी एक बहुत ही प्रमाण अच्छा हमको मिला है। जी, जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जब खेलों में खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं कि सरकार की खेल नीति कैसी है, खेल को लेकर जो बुनियादी ढांचा देश में तैयार किया गया है या तैयार किया जा रहा है वो किस तरह का है, और साथ ही
खिलाड़ियों का जो मेहनत है, खिलाड़ियों की जो मेहनत है, परिश्रम है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये दोनों बातें मिलकर किसी देश को खेल में महत्वपूर्ण बनाती हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बात हम राष्ट्रमंडल खेलों की कर रहे हैं। 2022 में और 2026 में भारत की अगर पदकों की तालिका हम देखेंगे तो इसमें कुछ अंतर नजर आता है, लेकिन अगर उसको हम खेलों को जिस तरह से कम किया गया है, अगर उस अनुपात में देखेंगे तो भारत का प्रदर्शन शानदार कहा जाएगा। आप कैसे देखते हैं 2022 से 2026 की जो राष्ट्रमंडल खेलों की यात्रा है, क्या कहना है आपका? देखिए, 2022 की जैसे आप बात कर रहे हैं बर्मिंघम में, तब हमने 61 मेडल जीते थे, लेकिन तब हमारे 210 एथलीट गए थे और उसमें तमाम दूसरे खेल शामिल थे जो इस बार उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो मजबूत पक्ष है वो निशानेबाजी में, शूटिंग के अंदर है, रेसलिंग के अंदर है, बैडमिंटन के अंदर है, लेकिन वो खेल इसमें शामिल नहीं थे। तो हमारा बड़ा चंक जो मेडल्स का है वो इसमें रह गया। लेकिन इस बार जो हमने जीते हैं पदक, तो हमारे 122 खिलाड़ी गए थे और हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि 39 पदक हमने जीते हैं। तो पिछली बार 29% के करीब हमारा था पदकों का हिस्सा और इस बार 31% है। प्रतिशत में हम ज्यादा जीते क्योंकि गए कम है हमारे एथलीट इस बार। पिछली बार 210 के करीब गए थे। तो तरक्की का, मनोज जी, आप इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज जो आज पूरी संसद में बधाई दी गई, पूरे देश में जो खुशी की लहर है, प्रधानमंत्री भी खुश हैं, खेल मंत्री भी खुश है, चारों तरफ से बधाई आ रही है। तो उसके पीछे बड़ा एक रीजन है कि हमारे खिलाड़ियों ने ऐसे पहली बार ऐसा किया है जो कॉमनवेल्थ गेम में इससे पहले नहीं हुआ था। जैसे तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में मेडल जीता, वो पहले कभी भारत एथलेटिक में डिकैथलॉन के अंदर जो 10 खेलों की बड़ी दमखम वाली प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंदर कभी नहीं जीता था, उसके अंदर जीता। आप देखिए जेवलिन थ्रो के अंदर हमारे 2 खिलाड़ियों ने पदक जीते। एक इवेंट में एथलेटिक में नीरज चोपड़ा ने जीता रजत पदक और युद्धवीर सिंह ने उन्होंने जीता कांस्य पदक। तो ये बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो उसमें दूसरे खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। एक चैंपियन नीरज चोपड़ा हमारे पास हैं, लेकिन जेवलिन थ्रो में हमारे दूसरे खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं जो बराबर की टक्कर दे रहे हैं। ऐसे ही अगर हम पैरा में देखें तो पैरा में 3 स्पर्धाएं ऐसी थी कि जिसमें एक इवेंट के अंदर हमारे 2-2 पदक आए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक इवेंट के लिए शॉटपुट के अंदर हमने जीता, महिलाओं में 2 पदक आए हमारे पास, और शॉटपुट में जो पुरुषों का आया पैरा में उसमें भी हमारे पास 2 पदक आए। 100 मीटर की रेस में हमारे पास 2 पदक आए हैं। तो हमारे पास एक इवेंट के लिए एक की जगह 2-2, 3-3, 4-4 खिलाड़ी यहां पर हमारे पहुंच रहे हैं। तो ये एक सरकार की जो योजनाएं हैं जो दूर दराज तक जारी है, गांव-गांव में जा रही है। अस्मिता डे ने जूडो के अंदर जीता। जूडो में आज तक किसी महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो वहां पर मेडल आया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि हमारी ऐसी खिलाड़ी जो त्रिपुरा में रहती है, गांव देहात में, उनके पास खाने को साधन नहीं है, रोटी नहीं है कमाने को, घर में कोई कमाने वाला नहीं, पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी मां ने खेलों में डाला। क्योंकि खेलों में जाने से क्या होता है कि मेरा बड़ा लंबा अनुभव रहा है कि खेलों में खिलाड़ी इसलिए भी माँ बाप भेजते हैं कि भाई उनको वहां खाना पीना, अच्छी खुराक मिलती है, तो खिलाड़ी फिर मेहनत भी करता है। छोटे लेवल से अच्छे कोचेस मिल रहे हैं सरकार की वजह से, आपको अच्छी खुराक मिल रही है, अच्छी आपकी सेहत का ध्यान रखने वाले डॉक्टरों की सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें मिला के जो खिलाड़ियों को ऊपर आगे लेके आती हैं वो एक बहुत बड़ी चीज है। अभी आप देखिए कि सरकार ने क्या किया, कितनी बड़ी चीज। जब ये खेल चल रहे थे तो अचानक कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि भाई अगले 5 साल के लिए 36,441 करोड़ रुपया वो खेल बजट के लिए दिया गया है जी। आप उसमें देखिए कितनी बड़ी चीज है ये। अगले 5 साल मतलब आपको पैसों की कोई कमी नहीं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है हमने नहीं देखा कि मोदी जी के राज में कभी खिलाड़ियों को पैसों की कमी हुई हो। कुछ थोड़ी बहुत दूसरी चीजें हो जाती हैं सिलेक्शन को लेकर या कभी किसी खिलाड़ी के विदेश जाने को लेकर, लेकिन पैसों की कमी कभी नहीं आने दी है। तो खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस रहता है, वो जिस लेवल का ट्रेनिंग का चाहते हैं वो मिलती है, जिस लेवल के कपड़े चाहते हैं वो उनको मिलते हैं। जी राकेश जी, और यही वजह कि देखने में यह आया है पिछले 1 दशक में देश में खेलों का जो बुनियादी ढांचा है या जो खेलों से संबंधित नीतियां हैं उसमें एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है, और उस परिवर्तन का असर है कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन वो जो विस्तार है खेलों में प्रदर्शन का वो बड़ा है, उसमें वृद्धि हुई है। भारत ने कुश्ती, बैडमिंटन और हॉकी जैसे अपने मजबूत खेलों के बिना इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉक्टर हिमांक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर राष्ट्रमंडल खेलों की हम बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर भारत के लिए एक और उपलब्धि है कि 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। आप गुजरात से सांसद हैं, गुजरात के खेलों की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना?
देखिए, सबसे पहले तो जो राकेश जी ने जो बात कही उस पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार है वह स्पोर्ट्स को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इंस्टीट्यूशनलाइज करके काम कर रही है। इसमें दोनों साइड, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, दोनों प्रकार का आयोजन हो रहा है। मैं अगर माइक्रो लेवल की बात करूं तो खेलो भारत, जिनका बजट अलोकेशन का जो उन्होंने बात की, अगले 5 साल के लिए 36,441 करोड़ का उन्होंने प्रबंधन की घोषणा की है। मैं देश के सभी युवाओं के तरफ से मैं आदरणीय वड़ा प्रधान श्री को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि उनकी आकांक्षाओं को पर मिलने का काम इस निर्णय से होगा। तो ग्रास रूट लेवल पे खेलो भारत के माध्यम से जो पहले जो 3 स्कीम्स थी उसको एक पाइपलाइन में करके उन्होंने खेलो भारत को लॉन्च किया। उसके साथ टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कि जो भी हाई परफॉर्मिंग टैलेंट है उनको हाई परफॉर्मिंग सेंटर में प्लेटफॉर्म मिले और उनको ओलंपिक लेवल की जो गेम्स हैं उनमें कैसे वो हाईली परफॉर्म कर सके, उसके लिए भी पूरा उन्होंने इसमें बहुत ही योगदान दिया। साथ में स्टार्टअप के अंदर भी अभी आप देखिए स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स इनोवेशन को लेकर भी बहुत ही अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हमारे देश में आ रहे हैं। और अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद और खास करके गुजरात के अंदर इसको फ्यूचर रेडी करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की डबल इंजन सरकार के माध्यम से बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम वहां पे स्थित है जी, वो सिर्फ खेलों को कैटर नहीं कर रहा परंतु देश की ऑरेंज इकोनॉमी को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। वहां पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते हैं और बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस भी होते हैं। उसी के साथ हमारे गांधीनगर के लोकप्रिय सांसद और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीर सावरकर स्पोर्ट्स एनक्लेव जो बना है वह भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने वाला यहाँ पे पुरवार हुआ है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ जो हमें अहमदाबाद में दिखेगा, हाल ही में अहमदाबाद में अगर आपको पता हो तो वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप्स हुए हैं। तो इस प्रकार से अहमदाबाद को पूरा वर्ल्ड डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री और मुख्यमंत्री श्री के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। जी राकेश जी, एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, एक दौर की अगर बात मैं करूं करीब 2 दशक पहले की बात करूं तो आमतौर पर मोटे तौर पर वो सभी आयोजन दिल्ली में हुआ करते थे। दिल्ली एक प्रकार से केंद्र था, लेकिन पिछले 1 दशक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं वो अहमदाबाद जैसे शहरों में उनका आयोजन किया जा रहा है। खेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खेल का बुनियादी ढांचा है, उसका विस्तार दूसरे राज्यों में भी तेजी के साथ हो रहा, बात चाहे नॉर्थ ईस्ट की जाए या दूसरे राज्यों की। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए मनोज जी, ये खेलों का जो इकोसिस्टम है, इस सरकार ने बड़े चरणबद्ध तरीके से और बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस चीज़ को किया है कि न केवल आपको खेलों में अच्छा करना, अच्छे खिलाड़ी बनाने, बल्कि खेल आयोजन करने की क्षमताएं भी हमारे अधिकारियों में होनी चाहिए, हमारे वॉलंटियर्स में होनी चाहिए। उसके लिए जो ये खेलो इंडिया नीति चली, खेलो इंडिया के तहत जो तमाम आयोजन होते हैं वो देश के कोने कोने में होते हैं और ये टॉप क्लास आयोजन होता है। अच्छे टॉप क्लास स्टेडियम, टॉप क्लास होटल की फैसिलिटी, फ्लाइट्स की फैसिलिटी खिलाड़ियों को मिलती है। तो वहाँ के लोग किस तरह आयोजन करें, कभी असम में ये खेल होते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं, कभी आपका दूर दराज के इलाकों में होते हैं और जो राज्यों की राजधानी है जैसे लखनऊ में भी हुए। तो हर जगह खिलाड़ियों को खेल आयोजन की जो एक तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरह से खेल आयोजित किए जाते हैं, उसका फायदा हमें ये कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मिलेगा कि हमारे जो खेल अधिकारी हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी उसके लिए तैयार होंगे। तो खिलाड़ी भी तैयार किए, खेल आयोजन कराने वाले लोग भी सरकार ने तैयार किए। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। और कोई भी देखिए, खेल आयोजन क्या होता है कि आपको एक शहर में, देश की राजधानी तक समेट के नहीं रहना चाहिए, आपको उसको देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा। जब खेल सुविधाएं कोने कोने में पहुंचती हैं, उसी वजह से मनोज जी आप देखिए कि आज दूर दराज के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ जैसे उसमें गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं, लड़कियां जीत कर आ रही। देखिए, लड़कियों के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है और उनको जो सुरक्षा की भावना, जो सुरक्षा का माहौल, वो यहां पर दिया। और अभी जो ये जो योजना आई है अगले 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो इतना पैसा दिया गया है, तो उसके तहत आपको मैं बताऊं, अभी तक सरकार होती थी कि कोई खिलाड़ी अच्छा करता है तो वो सरकार अपने फोल्ड में लेती थी, खेलो इंडिया वाले उसमें स्कॉलरशिप में और तमाम चीजों में, सुविधाओं में ले लिया जाता था। लेकिन अब इमर्जिंग एथलीट, खेलो इंडिया इमर्जिंग एथलीट के नाम से योजना चलाई जाएगी, जो एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें उभरते खिलाड़ियों को लिया जाएगा।
वो एक बड़ी चीज है। इसके फीडर स्कूल बनाए जाएंगे जो कि वो खिलाड़ी, उनका कोई नाम नहीं होगा, उन्हें खेलों में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उनमें प्रतिभा देखी जाएगी, उनको फीडर स्कूल के जरिए और ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर जब वो अच्छा करेंगे तो उनके लिए उत्कृष्ट विद्यालय की भी इसमें शामिल किया गया। और यही नहीं, जब आप बड़े पैमाने पर खिलाड़ी पैदा करेंगे, खिलाड़ी बनाएंगे, तो उनको कोचिंग देने के लिए भी देश भर में आपको कोचिंग चाहिए। तो इसमें जो एक्रीडेटेड कोचेस का सिस्टम है वो भी शुरू किया जा रहा है। और खाली सरकार ने इन्हीं चीजों को नहीं रखा, बल्कि जो खेल फेडरेशन है, आप देखिए मनोज जी, आप भी खिलाड़ी रहे, आप जानते हैं खेल फेडरेशनों की बड़ी भूमिका रहती है। तो खेल फेडरेशनों को भी एक बड़ा बजट इसके तहत दिया गया है। उनकी जो उनको जो ग्रांट मिलती थी उसको में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि वो लोग भी कैंप लगाते हैं, वो लोग भी कोचिंग करते हैं, वो लोग भी आयोजन करते हैं। हर वर्टिकल को सरकार ने टच किया। उसका एक बड़ा रीजन मैं बताऊं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो एक खेल प्रेमी है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, तो वो फेडरेशन की चीजों को भी समझते हैं, आयोजनों को भी समझते हैं, और खिलाड़ियों के दर्द को समझते हैं, क्योंकि वो लगातार उनसे मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की बढ़ती क्षमता और मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर हेमांग जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, खेलो इंडिया जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक प्रकार से भारतीय खेलों में इसने पिछले एक दशक में गेम चेंजर का काम किया है। अभी कैबिनेट की बैठक में बजट भी बढ़ाया गया है खेलो इंडिया के लिए। बात चाहे खेलो इंडिया की जाए या जिस तरह से अगर हम कहें कि देश की जो बालिकाएं हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और एक बड़ा बदलाव देखने को भारतीय खेलों में मिला है। इस बदलाव पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने जो खेलो भारत की जो बात की, 2017 से जब से ये लॉन्च हुआ, तो खेल की प्रतिभाओं का जो चयन है वो सिर्फ मेट्रो से मर्यादित ना होकर टायर 2, टायर 3 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस तक वो पहुंच पाया। जिस प्रकार से राकेश जी ने भी बात की कि उसको ग्रास रूट लेवल से कैसे उनको उभर के वो आगे आ सके, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसके साथ एक चीज मैं और भी ऐड करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर हमेश पहले से ही वो सभी सांसदों को भी अपने विस्तार में सांसद खेल महोत्सव योजने की भी एक हर बार अपील करते हैं। और मैं खुद भी पिछले 2 साल से मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करता हूं, दिव्यांग खेल महोत्सव का आयोजन करता हूं। और ये सारे छोटे छोटे प्रयास मैं मानता हूं कि हमारे ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं को आगे आने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन करते हैं। जब वह गुजरात में थे तब रमशे गुजरात जिससे गुजरात, यह स्लोगन के साथ उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था। अभी खेलो भारत के माध्यम से जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि फेडरेशन की जो आपने बात की जी, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो लाकर पूरे जो फेडरेशन को भी किस प्रकार से रेगुलराइज करे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी से फेडरेशन बाहर आए और हमारी प्रतिभाओं के विकास के लिए ही वो फोकस करे। इसके लिए भी कई सारी जो उसकी मर्यादाएं हैं उसको भी दूर करने का प्रयास वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रमत गमत और युवा के जो मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी ने भी किया है। तो यह सारे बातों को लेकर अगर मैं दिव्यांगों की आपको अगर बात करूं तो आप देख रहे होंगे पिछले 3 साल से हर एक स्पोर्ट्स में हमारे दिव्यांगजन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस बार भी 39 मेडल में से 7 मेडल तो हमारे दिव्यांगजन ने लाए हैं, और वो भी ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से। हमारी शर्मिला जी की बात हो, दिलीप गावित की बात हो, सोमन राणा की बात हो, तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के दिव्यांगों के लिए भी बहुत ही गौरवान्वित हो ऐसी क्षण देने का प्रयास हमारी सरकार हमको कर रही है। जाहिर सी बात है, पैरा स्पोर्ट्स में भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और एक आखिरी सवाल राकेश जी मेरा आपसे है, क्योंकि कई नए खेलों में, हॉकी में बात की जाए या दूसरे परंपरागत भारत के खेलों की बात की जाए, भारत का प्रदर्शन उसमें अच्छा रहा है, ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन देखने में यह आया है पिछले एक दशक की अगर मैं बात करूं तो कई नए खेलों में, जो ऐसे खेल भारत में शायद नए माने जाते थे या उनका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं था, भारत ने उन खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। इस बदलाव पर आपका क्या कहना है?
देखिए, एक बड़ी चीज़ है मनोज जी, क्या होता है कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, अगर आपको टॉप 3 में आना है इसमें, तो आपको हर हालत में एथलेटिक्स और तैराकी, ये 2 ऐसे खेल हैं, इसमें मैक्सिमम मेडल दांव पर होते हैं। अगर आप इनमें बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो आप मेडल टैली में ऊपर आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप किसी भी कंट्री को देखिए, जो भी करते हैं वो एथलेटिक्स में अच्छे मेडल जीतते हैं, स्विमिंग में अच्छे जीतते हैं, तैराकी में अभी हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन एथलेटिक्स में हमारे पास अब वर्ल्ड क्लास के एथलीट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि डेकैथलॉन में तेजस्वी शंकर ने इस बार पदक जीता, जो कि डेकैथलॉन में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे एथलीट जीतेंगे। जेवलिन थ्रो के अंदर हमारे 2 खिलाड़ियों ने पदक जीत लिए, तो वो एक बड़ी चीज है। ये एक बदलाव आ रहा है कि एक खिलाड़ी के पीछे दूसरा खिलाड़ी लगा है बराबर की टक्कर का, ये एक बड़ी चीज है। अब जैसे बात हो रही है कि भाई 2030 में जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि हो सकता है हमारे यहाँ उसमें योग को शामिल किया जाए, हमारे यहाँ कबड्डी को उसमें शामिल किया जाए, खो खो को उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो मेजबान देश होता है उसके को ये छूट मिलती है कि वो अपने 3-4 खेल अपने वहां पर शामिल कर सके। तो ये जो हमारे इन खेलों को ऐसा नहीं एकदम से शामिल कर लिए जाएंगे और हम इसमें मेडल जीत जाएंगे, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से वो चीजें की जा रही हैं। जैसा भी जोशी जी ने बताया कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप योग की वहां पर आयोजित की गई थी अहमदाबाद के अंदर, तो उसमें हमारे खिलाड़ियों ने तमाम पदक जीते। तो योग को बढ़ावा दिया जा रहा है निचले स्तर से, खो खो को बढ़ावा दिया जा रहा है निचले स्तर से। अभी खो खो का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, उसमें हम चैंपियन बने। कबड्डी के अंदर हम एशिया लेवल पे टॉप पे चल रहे हैं, तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो ग्रामीण खेलों के ऊपर, मलखंब के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, इन खिलाड़ियों को दूसरे पुरस्कार दिए जाए। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उसमें लगातार खेल बढ़ाए जाते हैं, हर साल खेल उसमें बढ़ रहे हैं। तो अच्छी चीजें ऐसी हो रही हैं कि इन नए खेलों के भी खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि भाई जब कॉमनवेल्थ गेम्स हम कराएंगे, तो अगर हम उसमें योग में को शामिल करते हैं तो उसमें कम से कम हम पदक तो जीत सके। हमारा प्राचीन खेल है, हमारा प्राचीन वो विधा है वहां की। कबड्डी में अगर हम फिसड्डी रह गए तो बहुत वो खराब बात हो जाएगी, तो उसकी तैयारी की जा रही। खो खो में हम फिसड्डी ना रह जाएं, उसकी तैयारी की जा रही। साथ साथ जो अच्छी चीज मैं देख रहा हूं कि एथलेटिक्स के अंदर हमारे जो एथलीट हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, हमें उन खेलों को पकड़ना होगा जिनमें ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आते हैं हमारे। अगर हम उनमें अच्छा करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम जब आयोजन करेंगे खेलों का, तो हम मेडल टैली में टॉप में भी पहुंच सकते हैं। हेमांग जी, ये जो बदलाव है, एक संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं इस पे, क्योंकि ये बदलाव एक बड़ा बदलाव है कि ऐसे खेल जो भारत में कम खेले जाते थे या जिनका विस्तार या जिन पे फोकस पहले नहीं किया गया था, लेकिन पिछले 1 दशक में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और जैसा राकेश जी ने कहा, कई ऐसे खेलों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है जो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी उनके पास हैं, हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब भारत उस स्थान की भी भरपाई कर रहा है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार राज्य सरकारों से मिलकर जो गेम्स का जो आयोजन करते हैं, उसके अंदर भी अभी 2 प्रकार की कैटेगरी उन्होंने बना दी है, ओलंपिक गेम्स एंड नॉन ओलंपिक गेम्स। और नॉन ओलंपिक गेम्स में जितने हमारे पारंपरिक खेल हैं, इसमें हमारे खिलाड़ी किस प्रकार से अच्छा प्रदर्शन करे और उसको भी इतना ही प्रोत्साहन मिले जितने ओलंपिक गेम्स को मिलता है। यह जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके वजह से मैं मानता हूं कि हमारे देश में ग्रास रूट लेवल से अभी खिलाड़ी और प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं। जिस प्रकार से 2030 के लिए भी बैटन हमारे गुजरात के नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी ने अभी संभाली है, और जो प्रकार के भारतीय परंपरागत जो खेल हैं उसको भी शामिल करने की जो बात है, उसका भी प्रयास अभी से ही ग्रास रूट लेवल से शुरू हो गया है। और सरकार और एसोसिएशन सब साथ में मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि खेलो भारत के अंदर ना सिर्फ बड़े बड़े स्टेडियम क्रिएट किए जा रहे हैं, पर छोटे छोटे अखाड़ों को भी सरकार की ग्रांट मिल रही है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की भी कोशिश की जाए। जी, जाहिर सी बात है, जमीनी स्तर पर जो खेल का नेटवर्क है, खेल की सुविधाएं हैं, वो पहले से बेहतर हुई है और खेलो इंडिया एक गेम चेंजर साबित हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया है कि अब वे भारतीय खेलों की सबसे मजबूत ताकतों में शामिल हैं। राकेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर हेमांग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।